अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अवान, खालिद क्यूम और सलमान आबिद के साथ मैं हूँ इसार राना और प्रोग्राम खबर की खबर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और इस दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि ये दिन आपके लिए अल्लाह ताला खैर और बरकत का बायस बनाए और पाकिस्तान के लिए ढेरों अच्छी खबरें लेके आएँ। अखबारात ने किस तरह हेडलाइंस को देखा, किस तरह अहम खबरों को डिस्प्ले दिया, एक नज़र डालते हैं। ऑपोजिशन की अदम एतमाद की चाल पर वजीर आजम पुरएतमाद। कराची में धुआंधार खिताब। जरदारी, शहबाज और फजल रहमान पर वजीर आजम की तनकीद को आज के तमाम कौमी अखबारात ने फ्रंट पेजेस पर कवरेज दी है। अरकान असम्बली के वजीर आजम पर एतमाद के इजहार को रोजनामा पाकिस्तान ने सुर्खी के तौर पर लिया। 40 अरकान असम्बली बुजदार से मुलाकात। वजीर आजम वजीर आला पर एतमाद का इजहार। रोजनामा नवाए वक्त की सुर्खी वजीर आजम के दौरे कराची से मुतालिक है। ऑपोजिशन फंस गई, किसी को नहीं छोड़ूंगा, जरदारी पहला टारगेट। वजीर आजम इमरान खान। रोजनामा जंग ने वजीर आजम के खिताब को हाईलाइट किया। मेरा पहला निशाना जरदारी, बूट पॉलिशिए, शाहबाज और फजलू डीजल को भी नहीं छोड़ूंगा, इनकी गर्दन मेरे हाथ में आ गई है, वजीर आजम इमरान खान। रोजनामा नई बात ने भी इसी खबर को अहमियत दी। अदम एतमाद, चोरों की सियासी मौत, ऑपोजिशन जाल में फंस गई, वजीर आजम इमरान खान। रोजनामा एक्सप्रेस ने वजीर आजम के बयान को फ्रंट पेज पर डिस्प्ले किया। अदम एतमाद की दुआएं मांगी, ऑपोजिशन फंस गई, वजीर आजम इमरान खान। वजीर आजम के इस बयान को रोजनामा दुनिया ने जैली हरूफ में शाया किया। जरदारी मेरी बंदूक के निशाने पर और पहला हदफ शहबाज और फजल रहमान का भी वक्त आ गया। अदम एतमाद, ऑपोजिशन की मौत, वजीर आजम इमरान खान। रोजनामा खबरें की सुर्खी के अल्फाज हैं। पहला टारगेट जरदारी, बंदूक के निशाने पर है, वजीर आजम इमरान खान। इंग्लिश अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की लीड स्टोरी है, जरदारी इज माई फर्स्ट टारगेट सेज पीएम। डॉन अखबार की मेन स्टोरी है, पीएम इमरान टेल्स राइवल एग्जैक्टली व्हाट ही थिंक्स ऑफ नो ट्रस्ट। द नेशन की टॉप स्टोरी है, पीएमसी जरदारी, शहबाज फजल बिहाइंड बार्स इन नियर फ्यूचर। डेली टाइम्स की हेडलाइन स्टोरी है, गवर्नमेंट अर्जेस स्पीकर टू कन्वीन असेंबली सेशन इमीडिएटली। द न्यूज ने भी वजीर आजम के बयान को फ्रंट पेज पर कवरेज दी। पीएम वॉव्स टू नाउ गो आफ्टर जरदारी। एक नज़र डालते हैं जी रनडाउन पे। अदम एतमाद की दुआएं मांगी, अपोजिशन फंस गई, वजीर आजम इमरान खान। विफाकी वज़रा का 184 अरकान असम्बली की हिमायत का दावा। अदम एतमाद पर हुकूमत के ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? क्या जमहूरी निज़ाम खतरात की जद में है? आज के प्रोग्राम में रोजनामा डॉन का इदारिया इस्टेब्लिशमेंट्स रोल शामिल है और रोजनामा जंग में अंसार अब्बासी साहब का कालम पर दिल नहीं मानता शामिल है, जबकि टॉप 10 ट्विटर का है, कहाँ पे टांग रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। यार देखें यार, ये जुमला जो है ना, आपने आखिरी जुमला बोल के क्या साबित करना चाहते हैं आप? कुछ नहीं, बंदे की जो है जो वो ज़बान है वो फिसल भी तो सकती है ना, तो लेकिन ये कि वो फसान जबल सकती है। हाँ, फसान जबल सकती है। वो शुक्र है उन्होंने वो नहीं पढ़ा कि दश्त तो दरिया भी ना छोड़े हमने, बैरे जुल्मात में घोड़ा दिए दौड़े हमने। तो राना साहब 1989 में बेनज़ीर शहीद के खिलाफ किए अदम एतमाद जो 12 वोटों से फाइल हो गई थी, यानी रिजेक्ट हो गई थी, उसमें भी देखें मियां नवाज शरीफ थे, पूरे इनके इत्तेहादी थे, फिर सदर भी इनके खिलाफ थे और तमाम बाकी कुव्वतें भी इनके खिलाफ थी, लेकिन उन्होंने उस दौर में जबकि वो कमज़ोर तरीन वज़ीर आज़म थी, वो उन्होंने ये नाकाम बना दी। गो के बाद में उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई, लेकिन ये है कि उन्होंने अपना ये नाकाम बनाई, छांगा मांगा हुआ, स्वाद गए, ये वो सारी ये कहानियाँ हैं। बिल्कुल ऐसे और ही ये अब ये फिर आगे, और आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई। फ़खर इमाम स्पीकर के खिलाफ कामयाब हुई थी, या वानी साहब थे जो वज़ीर आला मरहूम, उनके खिलाफ कामयाब हुई थी। और ये बड़ा बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ने कहा ये नफ्स की गेम है। बिल्कुल ऐसे ही इसमें देखें आखिर वक्त तक क्या होता है। बिल्कुल ऐसे ही। और कल वज़ीर आज़म साहब ने जो खिताब किया उसमें उनका जो बॉडी जेस्चर्स थे और उनका जो लहजा था वो सिर्फ इस बात की दलालत था कि वो कॉन्फिडेंट हैं और वो कहते हैं कि मैं तो इस तरह की खेल का खिलाड़ी हूँ बेसिकली। एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। इन्होंने वो काम किया है जो मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा था कि ये करे। ऊपर वाले के ऊपर इत्मीनान है
इनकी जो सियासी मौत आई है, इन्होंने अदम एतमाद कर दी। मैं सोच रहा था कि अल्लाह ये किसी तरह ना इनकी गर्दन मेरे हाथ में किसी तरह आ जाए। मैं एतमाद की तारीख जब इंशाल्लाह ये जब हम जीतेंगे, उधर मैं रुकूंगा नहीं, मैं इनके पीछे जाऊंगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। इनको उधर पहुंचाना है जिधर इनको बहुत देर से पहुंचना चाहिए था, पाकिस्तान के जेलों के अंदर, जेलों के अंदर। वजीर आजम इमरान खान ने सियासी सरगर्मियां तेज कर दी। दौरा कराची के दौरान वजीर आजम के मुखालफिन पर सियासी बाउंसर्स ने अपोजिशन रहनुमाओं को बुखलाहट का शिकार कर दिया। वजीर आजम ने अंदरून सिंध दौरे का ऐलान करते हुए कहा है कि इनका पहला सियासी निशाना आसिफ जरदारी होगा। जरदारी तुम्हारा वक्त आ गया है। जरदारी को जब नैब बुलाती है तो कमर में दर्द हो जाता है। पहला मेरा टारगेट होगा जिसके ऊपर बड़ी देर से, जो मेरी बंदूक की नशिस्त पे बड़ी देर से उसके ऊपर आया हुआ, वो है आसिफ अली जरदारी। आसिफ जरदारी, तुम्हारा वक्त आ गया। कराची में गवर्नर हाउस में PTI कारकुनों से खिताब करते हुए वजीर आजम का कहना था कि 20 रुपए पेट्रोल और फजल रहमान को कम किया। पाकिस्तान में पेट्रोल और फजल रहमान दुबई से सस्ता है। हमने 20 रुपए पेट्रोल और फजल रहमान को कम किया, डीजल सस्ता किया, 5 रुपए यूनिट बिजली सस्ती की। जब दुनिया में दोनों की कीमतें ऊपर जा रही, पाकिस्तान में पेट्रोल और फजल रहमान दुबई से ज्यादा सस्ता है। इससे कबल वजीर आजम ने बहादुराबाद में MQM की क़यादत से मुलाकात की, जिसमें इत्तेहादी जमात ने वजीर आजम की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। जबकि गवर्नर हाउस में GDA रहनुमा और PTI अरकान असम्बली से अलग अलग मुलाकातें हुई, जिसमें मुल्क की मजबूरी सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। खुर्मशेर जमान साहब PTI के रहनुमा हैं, हमारे साथ हैं और कल वो वज़ीर आज़म साहब के साथ थे, जो 2 मुलाकातें हुई, तो उनसे ज़रा अपडेट लेते हैं। खुर्रम साहब अस्सलाम वालेकुम। कल आप वज़ीर आज़म साहब के साथ थे, इत्तेहादियों के साथ जो मुलाकात हुई, क्या महसूस किया आपने वहाँ पे, आप चूँकि मौजूद थे? जी देखिए, हमारी जो कल मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म साहब से ज़ाहिर है, और हमारी मुलाकात जो MQM के साथ हुई और जो GDA के साथ हुई, बिल्कुल एक डिफरेंट कहानी है जो कुछ हम TV पे देखते हैं और हम सुनते हैं। क्योंकि जब आप सामने बैठते हैं तो हकीकत आपके सामने नजर आती है। प्राइम मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज आप सबके सामने थी, लेकिन उसके साथ साथ जो बॉडी लैंग्वेज मैंने अपने बाकी इत्तेहादियों की देखी वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव थी। वो जानते हैं कि वजीर आजम एक आखिरी होप है पाकिस्तान की, और उन्होंने जिस तरह अपनी कमिटमेंट की, जिस तरीके से उन्होंने यकीन दिलाया, उनके बात करने के अंदाज से ही पता चल रहा था। हालांकि कोई ऐसी बात नहीं हुई, ना उनकी कोई स्टेटमेंट ऐसी है, लेकिन उनके बात करने के अंदाज से ही सब कुछ वाज़ेह हो गया था कि हमारे इत्तेहादी कहाँ खड़े हैं। अच्छा, कल वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी दबंग तकरीर भी की और कल उनका जो लहजा था वो बहुत अग्रेसिव था, तो आप तो सारा दिन वज़ीर आज़म साहब के साथ ही रहे, तो बॉडी लैंग्वेज से आपने क्या अखज़ किया? देखिए, ज़ाहिर है वज़ीर आज़म साहब पिछले 3-3.5 साल से तो सिर्फ हुकूमत में रहते हुए जंग लड़ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी पिछले 23 साल से इन करप्ट लोगों के, इन माफिया के खिलाफ वो लड़ते हुए आए हैं। और अब वो वक्त आ गया कि जब उनके पास तमाम ऑप्शंस भी खत्म हो गए, इन्होंने अपनी तमाम ऑप्शन यूज कर लिए अदालतों के अंदर। अब वज़ीर आज़म साहब को यकीन है कि ये वो टाइम आ गया कि जब अब ये जेलों में होंगे, सलाखों के पीछे होंगे, और उन्हीं वजूहत के बिना पर आज ये सारे इकट्ठे हो गए। सो जाहिर है कि वज़ीर आज़म साहब के जो चेहरे पे हमें एक एक्साइटमेंट नजर आ रही है कि उनको नजर आ रहा है कि अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3 वजूहत की बिना पे इक़्तिदार में आई थी, जिस वजूहत पे कौम ने लोगों इमरान खान को वोट दिया था। पहली चीज ये थी कि करप्शन का खात्मा करना है, दूसरा ये था कि लूटा हुआ पैसा वापस लेकर आना है, और तीसरा ये कि जो करप्ट लोग हैं उनको जेलों में डालना है। अब ये तो हमारी मेन कैंपेन थी हमारी, जिस पे जाहिर है कि हमने उससे पीछे नहीं हट सकते। इंशाल्लाह ताला कामयाबी होगी। वज़ीर आज़म साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो मेरे ख्याल से सब कुछ बता देती है कि वज़ीर आज़म साहब किस तरफ जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रमशेर ज़मान साहब, हमसे बात कर रहे थे। शफीक साहब, कल जो खिताब था अभी हमने उसकी एक रिपोर्ट भी दिखाई। आप एक पिछले कई दहाइयों से सहाफ़त कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें मद्देनज़र आप देखते रहें, क्या राय है आपकी कि जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत सारी चीज़ों का पता देती है? देखिए, जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर के खिताब का ताल्लुक है तो तंग आमद बजंग आमद। जब आप एक बंदे को जो मुसलसल 3 साल से आप एक ही आपका बयानिया है कि उसको काम नहीं करने देना, और मुसलसल एक कैंपेन चलाई रही, और मैं पहले शो में बात की है कि ये पूछे कि लॉन्गेस्ट जो इलेक्शन कैंपेन है, इसका अब जो इन्होंने अचानक ये फितना छोड़ा है अदम एतमाद वाला। अब देखिए, बेनज़ीर की उन्होंने बात की, बेनज़ीर के दौर में भी तमाम कुव्वतें उनके खिलाफ थी, और अब जो अब्बासी साहब का कॉलम है उसमें भी उन्होंने इशारा किया कि मैं नहीं मानता। अब अब्बासी साहब ने कहा कि भाई ये सिर्फ अपोजिशन नहीं है, इसके पीछे कुछ और कुव्वतें भी हैं,
और प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं कि एक आलमी कुव्वत नहीं, बेशुमार कुव्वतें हैं जो मेरी हुकूमत को सबोटाज करना चाहती हैं। फिर देखें ना आपका ये जो JUI है उसने तो बाकायदा इसको ऑन रिकॉर्ड करके तरीके अल्तवा भी दे दी कि प्राइम मिनिस्टर ने क्यों बयान दिया है उनके अपना यूरोपीय यूनियन के ख़िलाफ़। अब देखें ये चीज़ें आती रहती हैं और हमने बेनज़ीर की भी देखी, अदम तमाद देखी, हमने जो फ़खर इमाम थे उनके ख़िलाफ़ भी देखी, फिर वहीं साहब के ख़िलाफ़ भी देखी। और हुकूमत के पास बहुत ऑप्शन होती हैं और अभी तक इत्तेहादी अभी तक साथ हैं और यही लग रहा है कि ये फ़ाइल हो जाएगी, क्योंकि अभी एक साइड ने अपने पत्ते शो किए हैं, दूसरी साइड ने अपने पत्ते शो नहीं किए। और ये अदम तमाद का जो जब तक ये टेबल नहीं हुई थी ना, अभी तो उसको 1 माह लगेगा अभी ये। लेकिन हमारे जो कुछ मीडिया के दोस्त हैं, मीडिया ब्रिगेड, दूसरे दोस्त जो हैं वो ऐसे कर रहे हैं कि पेश होने के साथ ही ये पास हो जाएगी। अब इसमें आगे बहुत से कानूनी मराइल आएंगे और उसमें चेयर स्पीकर बहुत मैटर करता है। आपने देखा था जो अपना चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद आई थी, उसमें जो ज़फ़र अली शाह थे गालिबन, उन्होंने अपना वो अपना प्रिजाइड कर रहे थे, तो जो वोट ज़ाया हो गए तो उसके बाद वो अपना वो अदम एतमाद पास नहीं हो सकी। तो इसमें अभी काफ़ी आगे चीज़ें हैं और ये एक दिन की नहीं है, ये पूरा महीना अब जोड़ तोड़ रहेगा, ये जाने कैफियत रहेगी और किसी के कुछ लोग कुछ दो ये चीज़ें चलेंगी। ये ज़रा सियासत में ही होता है। प्राइम मिनिस्टर कराची भी गए हैं, आज लाहौर आ रहे हैं, तो ये अपना मुझे तो लगता है कि ये हुकूमत इससे निकल जाएगी और कोई सीरियस थ्रेट नहीं। थ्रेट तो है नो डाउट, ज़रा एक पूरे मुल्क को उन्होंने स्टेक पर लगा दिया है, बिल्कुल। फिर OIC कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, उसका भी उन्होंने ख्याल नहीं किया। लेकिन ये है कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर हैं, कॉन्फिडेंट हैं, जो कल उनका लहजा था, फिर अपना जो गुजरा हैं, तो इससे लगता है कि अभी उनके पास ट्रम्प कार्ड है और कब इस्तेमाल करते हैं, क्या ट्रम्प कार्ड है, इसका प्राइम मिनिस्टर को पता है। तो गुजरा भी बार बार ख्याल कर चुके हैं, इजहार कर चुके हैं, तो देखें क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये फाइल होगी जिस तरह बेनज़ीर की, उससे भी 12 वोट थे और यहाँ भी अभी 11 वोट हैं। तो वो अपना अभी तो अपोजिशन का आप देख रहे हैं आनियाँ जानियाँ, उनके लाइव कवरेज और कुछ मीडिया हाउसेस तो उनको अपने आप पे फ़र्ज़ कर लिया है कि भाई कि हमने इमरान खान को क्रिटिसाइज करना है और अपोजिशन को उठाना है। अभी एक साइड ने कार्ड खेले, दूसरी साइड ने कार्ड खेलने हैं, तो अब देखें वो क्या खेलते हैं। बिल्कुल ठीक है। इमरान खान साहब पिछले कुछ दिनों से खासे एग्रेसिव हैं और वो कहते हैं कि मैं तो दुआ मांग रहा था कि ये इसी तरह हो। आप समझते हैं कि जो सूरत हाल है वो हुकूमत के हाथ में है और हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं, जैसे खुर्रमशेर ज़मान साहब ने कहा है कि जो TV पे ख़बरें आ रही हैं वो कुछ और हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और हैं। वो कहते हैं मैं वहाँ मौजूद था, वहाँ जो बातें हुई हैं वो तो मीडिया में हाईलाइट ही नहीं हुई। देखिए, इस तरीके में तमाद से अगर हुकूमत ने बचना है तो उसकी सबसे बड़ी ताकत जो है ना वो इत्तेहादी जमातें हैं। जब तक इत्तेहादी जमातें उनके साथ हैं, हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं। अब इत्तेहादी जमातें भी आपको पता है इस मौके के ऊपर जोड़ तोड़ करने में, ज़्यादा बारगेन करने में, कुछ लेने में, कुछ देने में अपने पत्ते शो करते हैं। तो इस वक्त जो आपको नज़र आ रहा है ना कि बहुत से लोग जो है मुख्तलिफ जमातों के लोगों से मिल रहे हैं, अपने अपनी रिजर्वेशन शेयर कर रहे हैं हुकूमत के अंदर रहते हुए, इत्तेहादी जमातों के अंदर रहते हुए। तो ये हमारी पॉलिटिक्स का एक रिफ्लेक्शन है जो हमेशा से गालिब रहा है, इसलिए इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। असल मसला ये है कि देखिए, जब गिव एंड टेक होता है तो मेरा सवाल ये है कि अपोजिशन जमातों के पास ऐसी क्या चीज़ है जो वो इन इत्तेहादी जमातों को दें और उनकी हमायत हासिल करें। बिल्कुल ठीक। तो अपोजिशन के पास तो कुछ नहीं है। और अगर ये निज़ाम 2023 तक चलना है तो फिर सवाल ये होता है कि ये 2023 तक अगर ये निज़ाम चलना है तो इत्तेहादी जमातें अगले 1.5 बरस अपने आप को क्यों अपोजिशन के तौर पर डील करेंगी। एक बात, नए इलेक्शन क्यों फौरी तौर पर चाहेंगी। अच्छा, अमूमी तौर पे वज़ीर आज़म जो होते हैं इस तरह के माहौल के अंदर अपने आप को जो है ना वो ज़्यादा पैनिक कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है उनके ऊपर प्रेशर तो आया, लेकिन उस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए उन्होंने एक सियासी तरीका इख्तियार किया और सियासी मैदान में कूदने का फ़ैसला किया। ये जो ईवानों के अंदर की लड़ाई है उसको ज़रा सियासी रंग देने की कोशिश की। अब वो गए कराची, वो गए मेलसी, वो जा रहे हैं KPK के अंदर जलसा करने जा रहे हैं कल। तो हर जगह पर जाकर वो एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है जो अपोजिशन ने क्रिएट कर दिया है उसके मुकाबले में अपना नैरेटिव रीबिल्ड कर रहे हैं। और वो नैरेटिव क्या है, उन्होंने कहा कि देखिए, मैं अगर इक़्तिदार में रहूं या ना रहूं, मैंने अपनी जंग जो है ना वो जारी रखनी है और आखिर तक मैं उसका पीछा करूंगा जब तक मेरा आखिरी सांस है। मैं इससे पीछे अपने आप को विड्रॉ करने के लिए तैयार हूँ।
और दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि मैं तो पहले कहता था ये सारे लोग एक जगह पर जाकर इकट्ठे हो जाएंगे जब भी इन पे हाथ डालने की कोशिश की बिल्कुल जाएगी। ठीक है। अब आप ये देखिए ना, वो तमाम जमातें जिनके एक दूसरे के बारे में सीरियस रिजर्वेशन है, वो इमरान खान दुश्मनी के नाम पर एक जगह पर इकट्ठी हो गई हैं कि किसी तरीके से इमरान खान साहब को निकाला जाए। और मकसद ये नहीं है कि वो भी कोई नए इंतखाबात चाहते हैं, मकसद ये है कि जो इस वक्त एहतसाब का जो मामला है उसमें से हमें निकाला जाए, जो वो बार बार एनआरओ की बात करते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि वजीर आजम ने जो एग्रेसिव इनिंग्स खेली है, मसलन कहा जाता था कि उनकी पॉपुलैरिटी बड़ी कम हो गई है, वो इस काबिल नहीं है कि अवामी जलसों के अंदर जा सकें। मेलसी में आपने जलसा देख लिया, कल केपीके के अंदर जलसा है, आप वहां देखिएगा कि आवाम किस तरह से निकलती है। कराची में कल हमने माहौल देखा, तो जो पीटीआई का जो वर्कर है उसको भी उन्होंने चार्ज किया है, और पीटीआई के अंदर जो अरकान असम्बली थे उनको भी चार्ज किया कि भाई इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये माहौल है, इसमें सियासी लड़ाई है, सियासी जंग है, हमें अपने मुखालफिन के खिलाफ लड़नी है, तो इससे घबराने की बजाय हम कमरों में जाके बैठ जाएं, डर जाएं, तो और उनको खुला मैदान दे दें। तो मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर जो है दोनों साइड्स के ऊपर खेल रहे हैं, एक अवामी साइड के ऊपर भी खेल रहे हैं और पार्लियामेंट के अंदर जो जोड़ तोड़ हो रहा है उस पर भी उनकी पूरी निगाह है कि कैसे इन चीज़ों को लेके चलना है। स्ट्रैटेजी उन्होंने बनानी है, जैसे अपोजिशन ने अपनी बहुत सी स्ट्रैटेजी शो नहीं की कि आगे क्या होना है, इसी तरीके से हुकूमत ने अपनी स्ट्रैटेजी अभी तक तो उस तरह से शो नहीं की है कि उनके पास भी कार्ड बहुत है, और हुकूमत तो हुकूमत होती है, उसके पास अपोजिशन से ज़्यादा कार्ड होते हैं। खालिद साहब, जैसे सलमान ने कहा कि वो दोनों तरफ खेल रहे हैं, अवाम के साथ भी वो खड़े हैं और अपने जो बाकी हैं अरकान असम्बली उनके साथ भी, अलाइज के साथ भी कर रहे हैं। माजी में हमने देखा है कि पैनिक हो जाते थे प्राइम मिनिस्टर, आपको पैनिक लगते हैं? देखिए, मुझे तो वज़ीर आज़म बड़े ही पुरअतमाद जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, और किसी भी जगह पर अपना कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ करते हुए नज़र नहीं आ रहे। और एक जो बड़ा फ़ैसला शफीक साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने किया है अपनी टीम के साथ सलाह मशवरे के बाद, अब वो यह है कि उनको जब अपोजिशन ने फ़ैसला किया था तहरीक अदम इत्माद लाने का, तो बाद लोगों की तरफ से उनको मशवरा दिया गया कि आप भी जो है असम्बलियाँ तोड़कर जो है नए फौरी इलेक्शन की तरफ जो हैं अब वो आप जा सकते हैं। लेकिन वज़ीर आज़म ने इस मशवरे को नहीं माना। वज़ीर आज़म ने फ़ैसला किया कि वो अपोजिशन की इस मूव का सियासी अंदाज में ईवान के अंदर भी मुकाबला करेंगे और अवाम के बाहर जाकर भी जो है वो मुकाबला करेंगे। और कल जो वज़ीर आज़म ने कारकुनों से ख़िताब किया है, वो दरअसल वज़ीर आज़म अपनी जो उनके अंदर सियासी नक्शा है, खाका है, उसके लिए कारकुनों को वो तैयार जो है वो करते हुए नज़र आ रहे थे। और वज़ीर आज़म का फोकस मैं समझता हूँ कि जो अगले इंतखाबात होंगे, साल बाद हों, 6 माह बाद हों, 1.5 साल बाद हों, जब भी हों, तो उन इंतखाबात की तरफ जो है वज़ीर आज़म की जो है वो नज़र आ रहा है कि उसकी तैयारी की तरफ भी उनका एक बड़ा फोकस है। और दूसरा शफीक साहब, मैं आपको बताऊँ कि वज़ीर आज़म ने यह भी फैसला किया है कि वो हर किस्म के हालात का मुकाबला करेंगे, लेकिन हाई मॉरल ग्राउंड पर करेंगे। वो कोई भी ऐसा हरबा जो है हार्स ट्रेडिंग का जो अपोजिशन इस्तेमाल कर रही है, फ्लोर क्रॉसिंग जो है वो की जा रही है, या पैसे की के जरिए खरीदो फरोख्त की जा रही है, वज़ीर आज़म ने फैसला किया है कि वो इस सियासत की तरफ नहीं जाएंगे। और इसका आगाज़ कल अपोजिशन की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से सिंध असम्बली में कर दिया गया है, और 4 जो अरकान है पीटीआई के उनको खरीद कर जिस तरह वोट जो हैं वो हासिल किए गए हैं, वो सबके सामने। और सर COD में दोनों पार्टियों ने तय किया था कि हम हाउस ट्रेडिंग की तरफ नहीं जाएंगे। अब खालिद साहब ने मिसाल दी है सिंध की, और प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हैं, बाकी हमने भी जा रहे, हम भी नब्ज़ पे हाथ रखते हैं कि इन्होंने अपना बोरियों के नोटों के बोरे के मुंह खोल दिए। तो क्या ये अपना सब कुछ खेल जो है ये पैसे के बल पे खेल रहे हैं? फिर इनको वोट को इज्जत होगा, बयानिया वो जमहूरियत, ये वो नारे कहाँ जाएंगे? सर देखें, कल वज़ीर आज़म साहब ने जो 2 जुमले कहे वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने कहा कि जी पहले मेरे हाथ बंधे हुए थे, अब जंजीर खुल गई है, ठीक है ना। और पंजाबी में क्या कहते हैं कि नजदन वान इको जिया, ठीक है ना। ये तो फिर अब एक मैच है ना, आप एक हुकूमत गिराना चाहते हैं, वज़ीर आज़म हुकूमत बचाना चाहते हैं, तो ये तो प्लेइंग फील्ड दोनों के लिए इक्वल होनी चाहिए। लेकिन अगर अपोजिशन ये समझती है कि वो पैसे खर्च के और किसी और तरह चीज़ें मैनेज कर लेगी, तो ये मैं समझता हूँ कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं होगा। नवाज शरीफ साहब को इसका बहुत तजर्बा है,
उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ख़िलाफ़ उसामा बिन लादन से पैसे लेके जिस तरह चीज़ों को मैनेज किया और माजी में जिस तरह इदारे बाज इन्वॉल्व रहे, तो वो गेम इस बार तो मुझे होती नज़र नहीं आ रही। उसकी रीज़न क्या है कि इस बार चाहे मीडिया के अंदर जितने मर्जी कौन केड़ा ब्रिगेड कहते हैं, मीडिया ब्रिगेड जो है मैं भी उनका फेवरेट हूँ, हम भी उनके फेवरेट हम चारों के खिलाफ उन्होंने मुहिम शुरू कर दी हुई है। कोई नहीं, मोस्ट वेलकम, कोई नहीं। तो वो जितना मर्जी जोर लगा लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन ऐसे नहीं होगा इस बार। एडा कोई आसान काम नहीं कि जी आप खरीदो फरोख्त कर लें, आप 20 करोड़ रुपए। मैंने कल भी कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूँ कि हुकूमत के पास ये सबूत मौजूद है, इमरान खान के पास, कि अरकान असम्बली को पैसों की रिश्वत दी जा रही है। और वो वक्त आने पे, मैं फिर अपने प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि वक्त आने पे वो रिवेल होगा, आप देखिएगा कि वो चीज़ें सामने आएंगी। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान, अब उन्होंने जो कहा कि अब मेरे हाथ की जंजीर खुल गई, उसका मकसद ही ये है कि अब वो एक मैच है भाई, आप हटाना चाहते हैं, वो अपनी हुकूमत बचाना चाहते हैं, तो फिर लेट्स प्ले। और वो ग्राउंड में उनसे अच्छा खिलाड़ी कोई नहीं है। अंदलीब अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। कल एक तरदीद आपकी तरफ से भी आई, बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ कि जी आपसे भी राब्ता हुआ, ये वो क्या वो है असल गेम है? देखिए, ये इस वक्त जिसको कहते हैं ना सियासी दिवालिया का, इनका ऑपोजिशन का बिल्कुल आखिरी दम। आप ये सोचें कि और इनको कोई नहीं मिला तो मेरे मुतालिक कर दी, मतलब ये मुझे जानते नहीं है। मैं वो हूँ जो शुरू से हूँ, मैं वो हूँ जिन्होंने गोलियां खाई हुई हैं, लाठियां खाई हुई हैं। मैं वो हॉपर नहीं हूँ, और मैं वो हूँ जो जिसको कहते हैं ना कि जब मुश्किल वक्त आता है तो सबसे आगे होती हूँ। इस वक्त मैं सबसे आगे हूँ। तो ये इन्होंने मेरे मुतालिक जब ये ऐसी खबर की तो मैंने वजीर आजम को कह दिया। मैंने कहा वजीर आजम साहब, ये बेचारे अब डेस्परेट हो गए हैं, इमेजिन करें, और वो भी हंस रहे थे कि नाम किसका लिया, अंदलीब अब्बास का। मतलब आप सोचें जी, इनका सियासी दिवालिया हो गया है, बिल्कुल ठीक, कुछ नजर नहीं आ रहा, और फेक न्यूज और झूठ और झूठ के ऊपर इन्होंने अपना सारा ये जो है ये बनाया हुआ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, ये तो आपका आज आपकी वजाहत भी आ गई हुई है, लेकिन पंजाब में क्या हो रहा है, क्या आप देख रही हैं, सूरत हाल क्या है? जो इत्तेहादी हैं वो आपके साथ पूरी तरह खड़े हुए हैं या कहीं को अभी थोड़ी सी गुंजाइश मौजूद है? देखिए जी, कल भी आपने उनका बयान कर लिया। उन्होंने बड़े आराम से, तारिक चीमा साहब जो कह रहे थे डिसाइड नहीं, उन्होंने कल कह दिया कि जी हमने तो, मेरी मुलाकात हुई खान साहब के साथ, हमने उनको कहा हम तो आपके साथ खड़े हैं, आप अपने लोगों का देखें। तो इत्तेहादी तो हमारे साथ हैं। वहाँ जब गए हैं एमक्यूएम को मिलने, तो वो उनके बंदे ने कहा है कि हमारी टोटल हमायत है। उनके अपने बंदे ने अंदर से बताया कि ये लफ्ज यूज किया गया। ऑब्वियसली बाहर आके अभी सारे जो हैं वो उस किस्म का वो नहीं कर रहे, उनके अपने मतलब है, लेकिन इत्तेहादी जो हैं वो तो ऑब्वियसली उनकी बेनिफिट में भी यही है। और क्योंकि देखें, हुकूमत तो अगर बंदा बदलने से हुकूमत भी जाती है जी, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है ना उनको। बिल्कुल ठीक, तो इसीलिए वो तो डेफिनेटली इत्तेहादियों का तो कोई मसला नहीं है। हमारे अपने लोगों का, अब कल आपको खबर मिली होगी कि उनके 7 बंदों ने हमसे रब्ता किया और बड़ा ठोस रब्ता किया। तो हमेशा की तरह मैं हर दफा ये कहती हूँ कि 4 बजट हो गए और कम से कम 16 इंपॉर्टेंट बिल्स हैं, जिसपे हर दफा ये आके कहते थे कि इनके बंदे पूरे नहीं होंगे, बिल्कुल पूरे नहीं और होंगे, हर दफा इनके बंदे 20 कम हो जाते। अच्छा ये बताइए, आज वजीर आजम साहब लाहौर आ रहे हैं, इस दौरे का क्या मकसद है और क्या क्या एक्टिविटी है, क्या होने जा रहा है? देखिए जी, बहुत ज्यादा फोकस अब वजीर आजम साहब का है कि जी उन्होंने प्रोविंसेस में जाना है। कल वो सिंध गए थे, आज वो लाहौर जाएंगे, वो केपीपी जाएंगे, क्योंकि ये 2 चीजें, एक तो हमारे जो सारे फलाही प्रोग्राम है वो रोल आउट हुए हैं। हमने तो पेट्रोल की कीमत 10 रुपए कम कर दी, बिजली की कीमत 5 रुपए कम कर दी, हमने हेल्थ कार्ड तकरीबन अब, क्योंकि हमने कहा हुआ 31 मार्च तक सारा पंजाब कवर हो जाएगा, तो मुख्तलिफ जगहों पे वो उन्होंने इंश्योर भी कराना है कि ये हम ऑन टाइम हो हेल्थ कार्ड, क्योंकि हेल्थ कार्ड जो भी इस्तेमाल कर रहा है ना, वो कह रहा है कि जिस तरह शौकत खानम पे हर बंदा दुआएं देता था ना,
उसी तरह हेल्थ कार्ड लेके हर बंदा अब दवाएं दे रहा है। सही। ऊपर से ये साथ राशन भी शुरू हो गया है, इस पे 30% डिस्काउंट है चीनी, पानी, चीनी, आटे और दालों पे। तो ये फलाही काम है, अपने जो भी हमारे लोग हैं उनके साथ मुशावरत है, स्ट्रेटजी है, सारे जो लोग मिलना चाहते हैं खान साहब से मुख्तलिफ जी, तजावीज़ के साथ, उनके साथ बैठक होगी। बहुत शुक्रिया अंजलि बब्बा साहिबा, हमसे बात करनी थी। अच्छा, कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की फवाद चौधरी साहब ने और हमाद अजहर साहब ने, और उसमें फवाद चौधरी साहब का ये कहना था कि हमारे साथ 184 अरकान जो हैं 184 उनकी हमायत हमें हासिल है। एक रिपोर्ट पहले शेयर करते हैं, फिर बात करते हैं इस पर। 172 लोग इन्होंने शो करने हैं। हमारे पास इस वक्त 179 से ज़्यादा लोग इस वक्त जो है वो इमरान खान को की हमायत करते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम ये अपने 172 अरकान जो हैं वो असम्बली में लेके आए और शो करें, हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा करें, मीडिया के सामने शो करें, ताकि हमें एक पता भी चल जाए कि कौन किधर खड़ा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने अपोजिशन को 172 अरकान सामने लाने का चैलेंज दे दिया। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर हमाद अजहर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने स्पीकर कौमी असम्बली से दरखास्त की कि वो वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए असम्बली इजलास जल्द से जल्द बुलाएं। हम तो स्पीकर साहब से यही गुजारिश कर रहे हैं कि अदम एतमाद की तहरीक को लंबा ना लटकाया जाए, इसको जल्द से जल्द जो है वो ऐवान में इसको लेके आए, क्योंकि मुल्क मुतहम्मल नहीं होगा एक लंबे क्राइसिस का। उन्होंने कहा कि अपोजिशन की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। माजी में अदम एतमाद में नोटों की बोरियां खोली गयी। सिंध का कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड का पैसा नन्हे मुन्ने मार्च को कामयाब बनाने के लिए बहाया गया। 18वीं तरमीम के नाम पर अजीब तमाशा लगा हुआ है। जो सिंध का NFC का पैसा है वो किस तरह पानी की तरह बहाया गया इस नन्हे मुन्ने मार्च को कामयाब बनाने के लिए। सरकारी गाड़ियां आई, इनके झंडे लगा रही थी, पुलिस की गाड़ियां, एम्बुलेंसें जो हैं उनमें बांस जा रहे हैं। अजीबो गरीब तमाशा लगा हुआ है 18वीं तरमीम के नाम के ऊपर। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली का इख्तियार सूबाई असम्बली का है। इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं। हुकूमत की इत्तेहादियों से मुलाकातें मुस्बत रही हैं। जी शफीक साहब, 184 अरकान का फवाद साहब ने दावा किया है, तो मेरा ख्याल है दोनों जानिब से नंबर गेम पे काम तो हो रहा होगा। देखें अपोजिशन के दावा देख के हंसी आती है कि वो 200 प्लस का बता रहे हैं, यानी ये वो एतराफ़ कर रहे हैं कि उन्होंने हाउस ट्रेडिंग कर ली है, उन्होंने इतने मेंबर ख़रीद लिए हैं। गो कि मैं इस दावे को नहीं मानता उनके कि इतने मेंबर कर, लेकिन अगर उनकी ज़बान को देखा जाए, उनको ही माना जाए, तो उन्होंने 200 प्लस कर लिए। इसका मतलब उन्होंने हाउस ट्रेडिंग कर ली, उन्होंने वोट ख़रीद लिए। अब ये इमरान नवाज शरीफ का बड़ा पुराना तजर्बा है, वो खरीदो फरोख्त के माहिर हैं, और ये सारा गेम है ना कि नफ्स की गेम है, मीडिया की गेम है। मीडिया में आप देखें, जब भी अपना एक तो हमारा मीडिया पहले ही अपना प्रो नून लीग है या प्रो पोजीशन है, और जब भी ऐसी अपना हमने बेनज़ीर के दौर में देखी, बार बार हम कह चुके हैं, फिर फ़खर इमाम के दौर में देखी, फिर वाइन साहब के दौर में देखी, तो ये मीडिया एक हैजानी कैफियत पैदा कर देता है। और जब बेनज़ीर के खिलाफ अदम एतमाद, उस समय यही कहा जा रहा था कि बेनज़ीर अब गई तब गई, बल्कि यहाँ तक कि उस वक्त कुछ अपना दोस्तों ने अपनी पोस्टिंग भी करा ली थी, मैं फ़लाँ सेक्टर लूँगा, मैं फ़लाँ सेक्टर लूँगा, मैं ये आऊँगा, मैं वो आऊँगा, यहाँ तक उन्होंने अपना कैलकुलेशन कर ली थी। लेकिन हुआ क्या, वो फाइल हो गई और 12 वोटों से मुस्तरद हो गई। तो ये है कि अभी ये अपना ये दावा दर दावा चलेगा, लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत के पास ऑप्शन ज़्यादा है, हुकूमत के पास जो है वो अथॉरिटी ज़्यादा है, और दोनों तरफ दावे हो रहे हैं। और मुझे इस दावे में हकीकत नज़र आ रही है कि ये 84 का जो बताया फवाद साहब ने, ये क्रॉस कर देंगे। और असल में मसला पता क्या है, हर तरफ ये चल रहा है कि उसके पास इतने, और वो टेबल दिया जा रहा है, हुकूमत के पास इतने, अपोजिशन। असल मसला है इन्होंने 172 शो करने हैं। जब उनकी अपनी स्ट्रेंथ ही कम है तो वो किस बेस पे शो करेंगे। और स्पीकर साहब वहाँ बैठे हुए हैं, तो क्या वो इतना आसानी से जाने देंगे कि हाउस ट्रेडिंग को हो और कोई बंदा फ्लोर क्रॉस कर जाए? 63A आपके पास है, तो कैसे वो फ्लोर क्रॉस करने देंगे? अभी काफ़ी चीज़ें, अभी पुल के नीचे काफ़ी पानी बहना है, ये भी तो ये शुरुआत है। बिल्कुल ठीक है। हुकूमत के पास जो ऑप्शंस हैं, सलमान में चाह रहा था वो आपसे डिस्कस करना है कि क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। देखिए हुकूमत के पास तो एक ऑप्शन ये है ना, बुनियादी तौर पे कि सियासी तौर पर वो इस तरीके अदम एतमाद का मुकाबला करें और अपोजिशन को इस हद तक पसपा कर दें कि वो 172 लोग जो उन्होंने शो करने हैं वो शो ना कर सकें। तो पहली लड़ाई तो एक सियासी लड़ाई है जो पार्लियामेंट के अंदर लड़ी जा रही है।
दूसरा ऑप्शन यह है कि वो इंटैक्ट रखें अपनी चारों इत्तेहादी जमातों को अपने साथ। क्योंकि देखिए, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, जब तक चारों इत्तेहादी जमातें फॉर्मली हुकूमत के साथ खड़ी हैं, तहरीक एतमाद की वायबिलिटी जो है मुझे नज़र नहीं आती। एक बात, ये जो कल फवाद चौधरी साहब ने दावा किया ना 184 लोगों का, कि ये कौन लोग हैं? ये पीटीआई के लोग हैं और इत्तेहादी जमातें हैं। अब जब वो कहते हैं कि हमारे पास 202 हैं, तो वो सारा का सारा पीटीआई के अंदर से एक दरार है, इत्तेहादी जमातों को तो वो शामिल नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है कि जो पीटीआई के अपने अंदर है, उसके लिए आपको एक कानूनी रास्ता निकालना है, जो कि कहा जा रहा है कि स्पीकर के साथ जो है वो एक इस तरह का एक खत लिखा जाएगा कि जो हमारे अरकान है वो असम्बली का इजलास अटेंड न करें, ताकि असम्बली में सिर्फ जाएं ही वो अपोजिशन वाले 172 लोगों को जाके शो कर दें, अगर आप कर सकते हैं, ताकि वो एक फिजा जो ऐसी बने ही ना उस माहौल के अंदर, तो वो भी है। फिर एक ऑप्शन ये था कि जी खुद प्राइम मिनिस्टर साहब असम्बलियाँ तोड़ दें और नए इंतखाबात का रास्ता निकाल लें। ये उस वक्त होता है जब उनको नज़र आ रहा होता है कि तहरीक एतमाद बिल्कुल सर पे खड़ी होगी और कामयाब होने जा रही है, जबकि प्राइम मिनिस्टर को जो लोग जानते हैं वो कहते हैं ये तो, जब कल कुछ लोगों ने मशवरा दिया, कुछ लोगों ने तो उन्होंने कहा ये तो फिर मेरी खुदकुशी होगी, मैं इतराफ़ कर रहा हूँ कि मैं शिकस्त खा गया हूँ, मैं तो मुकाबला करना चाहता हूँ, मुकाबले में जीत और हार जो है ये मेरा मसला नहीं है। तो इसका मतलब है प्राइम मिनिस्टर के पास वो ऑप्शन भी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जी अगर मुझे निकालना है तो आप ज़रूर निकालें, मैं भी देखना चाहता हूँ आप क्या तरीके इख्तियार करते हैं, कौन लोग हैं जो हमारा साथ छोड़ते हैं, हमें भी अपनी पार्टी को रिविजिट करने का मौका मिलेगा। तो इसलिए जो ऑप्शन, और फिर आप याद रखिए अपोजिशन के मुकाबले में हुकूमत के पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, सियासी तौर पर भी ज़्यादा होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी ज़्यादा होते हैं, लीगली भी ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत का एक एज तो उस पर हासिल है जो वो बात कर रहे हैं। असल जो खेल है ना जी, मैं कल भी एक टीवी चैनल पे बैठ के बात कर रहा था, देखिए ये जो भी इन्होंने भी बात की है, डिफेक्शन क्लॉज की मौजूदगी में पूरी अपोजिशन का जोर जो है वो पीटीआई के अपने लोगों के ऊपर है। ये वायबल ही नहीं है सर। ये वायबिलिटी उस वक्त है जब एमकेएम और मुस्लिम लीग काफ हुकूमत के कैंप को छोड़कर अपोजिशन के कैंप में बैठेंगे तो वो बात बनेगी, अदरवाइज ये नहीं बनेगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ हुकूमत को एक एज अपोजिशन के मुकाबले में हासिल है। और ये मैं बहुत से अपोजिशन के लोगों से भी पूछ चुका हूँ कि भाई ये बताइए कि आपको कितना लगता है कि तहरीक एतमाद कामयाब होगी, तो वो एक सिंपल सा जवाब देते हैं, आपको लगता है कि तहरीक एतमाद कामयाब हो सकती है? तो फिर मैं उनसे पूछता हूँ ये सारा सियासी शो क्यों लगाया गया है? उन्होंने कहा ये तो उनसे पूछे जिन्होंने सियासी शो लगाया। बिल्कुल ठीक, और कौन है इसके पीछे, इसको भी राणा साहब ये 63 है की बात की इन्होंने अपना सलमान साहब ने, तो फवाद साहब का एक ट्वीट है कि किसी गुरकुल नाहली के लिए अगर 63 है कि तो 3 शिकें इसकी, एक शिक है कि आप पार्टी छोड़ दी, आपने पार्टी छोड़ दी, दूसरी है कि आपने कोई और पार्टी ज्वाइन कर ली, तीसरा है कि आपने अपने वोट दे दिया। अगर ये हो गया तो आपकी डायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन है। उन्होंने कहा पार्टी छोड़ते इनका स्पीकर जो बैठा है, चेयर बैठी, वो उनका वोट काउंट नहीं करेंगे। ये देखिए जो चेयर होती है ना, हाँ, वो मानी चेयर की जाती है। अगर चेयर उस वक्त रूलिंग दे दे कि भाई सिर्फ वो आएंगे जो अपोजिशन के लोग आएंगे, बाकी लोग नहीं आएंगे, उनका वोट काउंट नहीं होगा, उस वक्त चेयर की मानी जाएगी, क्योंकि चेयर की रूलिंग कहीं चेंज नहीं हो सकती। आप सेनेट का जो मैंने पहले भी बताया कि सेनेट का अदम एतमाद का देख लें कि कैसे वो रिजेक्ट हुए थे। हाँ बिल्कुल ठीक है। खालिद साहब अभी जो ये फवाद साहब का ट्वीट है, बल्कि अब मैं चाहूँगा, मैं अगर हमारे ऊपर सुन रहे हैं तो कोई एक आईनी माहिर से भी मैं चाह रहा हूँ कि हम उन्हें ऑनलाइन लेके उन पर बात करें। तो खालिद साहब जो अभी फवाद साहब का ट्वीट आया है, तो उसका मतलब तो ये है कि जो इमरान खान साहब ने कहा है कि हुकूमत एक बंद गली में, अपोजिशन जो है वो एक बंद गली में आ गई है, क्योंकि अगर वो इस तरह करते हैं तो ज़ाहिर डिस्क्वालिफिकेशन के रूल्स तो मौजूद हैं। देखिए राणा साहब, एक तरफ तो जो 93 की मंजूर वट्टू की जो वो गुलाम हैदर वाई के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी की मिसालें दी जाती हैं, वो इसलिए भी दी जाती हैं, वो कामयाब तहरीक इसलिए भी हुई थी कि उस वक्त के जो स्पीकर थे मंजूर वट्टू, अब वो गुलाम हैदर वाई के ख़िलाफ़ जो है वो अदम एतमाद की तहरीक के जो हैं वो सबसे बड़े जो हैं वो सपोर्टर थे। तो अब देखिए कि जो कौमी असम्बली में स्पीकर हैं, अब वो तो हुकूमत के स्पीकर हैं, हुकूमत के साथ खड़े हैं। अब वो तो इस मौका पर हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई गैर आइनी जो इक़दाम है, जो गैर कानूनी इक़दाम है, उसकी तो किसी सूरत वो हमायत नहीं कर सकते। और जिस तरह के चेयरमैन सेनेट में जो अदम एतमाद की तहरीक थी, और जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी का मामला आया, वहाँ पर वोटों का इशू हुआ, वो इसीलिए हुआ कि वहाँ पर चेयरमैन सेनेट जो हैं, अब वो वहाँ पर जो हैं वो सेनेटर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ लाइन पे हैं।
अस्सलाम वालेकुम सर। जी वास्ते सर हम ये बात कर रहे थे कि जो अदम एतमाद को नाकाम बनाने के हवाले से हुकूमत के पास जो ऑप्शंस हैं आईनी तौर पे वो हम डिस्कस कर रहे थे, तो आपसे बेहतर तो इस पे कोई रोशनी नहीं डाल सकता। तो सवाल क्या है सर आपका? सवाल मेरा ये है कि जो अलाइज हैं उनके अलावा जो हुकूमती अरकान हैं, क्या वो इस अदम एतमाद में अगर वो कहीं पे खड़े होते हैं तो उनके ऊपर कौन कौन सी शिक लागू होती है? एक डिफेक्ट क्लॉज होता है आइन में जिसका जिक्र है कि अगर आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के जब अगर कोई रेजोल्यूशन मूव की जाए उसके मामले में अगर आप पार्टी लाइन के खिलाफ वर्जी करते हैं, जो पार्टी की डायरेक्शन है उसके खिलाफ जाते हैं, तो उस कहते हैं कि डिफेक्शन है और आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो आपका वोट तो काउंट होता है, लेकिन आपका उसके बाद आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और आपको डिफेक्शन क्लॉज के तहत डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अच्छा सर ये बताइएगा। जी 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 प्लीज कंटिन्यू करें। जी सर, जी सर बोलिए बोलिए। देखा है कि ये हुआ था एक जमाने में, तो ये करते थे पहले कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता था और वो कहते थे कि डिफेक्शन नहीं है, लेकिन फिर जब 18वीं तरमीम आई उसमें इन्होंने ये क्लैरिफाई कर दिया कि अब आप कोई फॉरवर्ड ब्लॉक भी नहीं बना सकते। आपको इन मामलात में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, चाहे वो चीफ मिनिस्टर के खिलाफ हो, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ हो, आपको हर सूरत में पार्टी की डायरेक्शन फॉलो करनी। बिल्कुल। अच्छा सर फर्ज करें कि आप बतौर पार्टी आप तय करते हैं कि आपका कोई बंदा भी उस इजलास में शरीक नहीं होगा, तो क्या आप ऑफिशियली स्पीकर को आगाह कर देंगे कि जी हम शरीक नहीं होंगे और जो लोग शरीक होंगे वो पार्टी के कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे और उनके ऊपर जो है ये लॉ जो है अप्लाई हो सकता है 63A? जी बिल्कुल, यही प्रोसेस होगा। क्या प्रोसेस, जरा मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ। जी यही प्रोसेस होगा कि हम जो कि डायरेक्शन पार्टी की आ गई है एक लाइन कि हमने पार्टिसिपेट नहीं करना, कोई इसमें वोट नहीं डालेगा, तो वो डायरेक्शन स्पीकर को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और अगर कोई उसकी खिलाफ वर्जी करता है तो फिर उसके बाद उस पर डिफेक्शन क्लॉज लागू होगा। उसको स्पीकर ने फिर फैसला करना है उसके ऊपर कि ये डिफेक्शन क्लॉज ये चूंकि डायरेक्शन आ गया था, वो डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी हुई है, इसलिए वो डिस्क्वालीफाइड है। जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। साराना साहब एक बात बताएं 2 मिनट के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि मुस्लिम लीग, काफ, MQM, बाप, GDA हुकूमत की हमायत छोड़ने पर राजी हो जाते हैं। 2 मिनट के लिए अज्यूम कर लेते हैं और वो कहते हैं कि जनाब अब हम अपोजिशन की तहरीक का साथ देंगे और तहरीक में तमाद ला के प्राइम मिनिस्टर को घर भेजना चाहते हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूँ, ये तो पॉलिटिक्स गिव एंड टेक की है ना। कल वो जाम यूसुफ ने बिल्कुल ठीक बात की ना, उसने कहा जी देखिए पॉलिटिक्स तो इस वक्त बार्गेनिंग की है ना, लेने देने की है। तो ये अपोजिशन जो है इसके पास क्या ऐसी चीज़ है जो वो इन 4 जमातों को देगी और वो इक़्तिदार छोड़कर अपोजिशन की सियासत का हिस्सा बनेंगे? वो देंगे क्या? सलमान साहब मेरा तो इस आपके सवाल के जवाब में आपसे एक सवाल है। ये जो गिव एंड टेक और लेना देना है, क्या इखलाकियात भी कहीं स्टैंड करती है? सर कानून भी पाकिस्तान की सियासत में कोई अगर अखलाकियात होती तो ये सब कुछ हो रहा होता जो हम यहाँ तमाशा देख रहे हैं। मैं यही बात कहना चाह रहा था कि वो जमातें, तहादी जमातें जो 3.5 साल से इक़्तिदार का झूला झूल रही हैं, जब हुकूमत उसमें आई है, एक चैलेंज में आई है, तो आपको याद आ गया गिव एंड टेक, आपको याद आ गया लेना देना, आपको याद आ गया कि जी अभी हम उनसे मुलाकात करेंगे, अभी हम उनसे मुलाकात करेंगे। तो इखलाकियात कहाँ पे खड़ी हुई है मुझे ये बताएं। दूसरी चीज़ ये मैं बताऊं, एक अदम एतमाद ने तारीख मुरतब की थी जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ पेश हुई थी, जिसने इखलाकियात की लाइन सियासत में तय की थी। एक ये अदम एतमाद तय करेगी पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के हवाले से और सियासतदानों के इखलाकी किरदार के हवाले से कि आपका इखलाकी किरदार कहाँ है, आप किस चीज़ पे बिक सकते, आपके पास क्या किसी इखलाकी स्टैंडिंग मौजूद है या नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि इस प्लेइंग फील्ड के अंदर अगर कहीं पे भी ये गड़बड़ हुई कि ये फील हुआ कि जी कहीं पे
ऐसा काम किया जा रहा है जो जमहूरियत के इक़दार के खिलाफ है, तो इसके असरात कभी अच्छे मुरतब नहीं होंगे पाकिस्तान की जमहूरियत पे। सर आपको तो याद है कि सेनेट में शफीक साहब जो कुछ हुआ था, ये इमरान खान ही थे जिन्होंने अपने 20-22 अरकान को निकाल दिया था बाकायदा इंक्वायरी करने के बाद। और दूसरी तरफ PMLN और पीपल्स पार्टी ने तो कमेटियां डाली हुई हैं, बिल्कुल। वो कमेटियां आज तक अपना फैसला नहीं कर सकी उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने अपने वोट बेचे थे। बिल्कुल ठीक। ये जो हमारी सियासत के अंदर हो रहा है, पैसे की बेसिस के ऊपर हम अपने लोगों की वफादारियां खरीदना चाहते हैं, ये कौन सी सियासत है, कौन सी जमहूरियत है जो इस मुल्क में अपोजिशन करना चाहती है। ठीक है, एक ब्रेक ले रहे हैं जी। ब्रेक लेने के बाद अंसार अब्बासी साहब का बड़ा दिलचस्प कालम है और जिसमें बेशुमार सवालात हैं, वही सवालात जो हम डिस्कस करें उस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं। उठ के पुरचीद का सामाने सफर ताजा करें, नफसे सोख्ताए शाम सहर ताजा करें। वेलकम बैक जी। और मैं अब चाह रहा था अंसार अब्बासी साहब का कालम है वो डिस्कस करना, और उस कालम में अंसार अब्बासी साहब ने कुछ सवालात जो हैं वो उठाए हैं, और डायरेक्ट मैं उस कालम की तरफ ही चला जाता हूँ और उसमें कुछ चीज़ें मैं करता हूँ। सलमान साहब आपसे लूँगा छोटा कमेंट्स, फिर शफीक साहब आपसे। खालिद साहब कहते हैं कि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुखालफों की हमदर्दियाँ हैं, पहले जहांगीर तरीन ग्रुप सामने आया, फिर अलीम का ग्रुप आ गया, फिर छीना ग्रुप आ गया, और प्रेशर ये कि उस्मान बुज़दार साहब को हटाएं। वैसे लग रहा है कि ये सारी टाइमिंग जैसे को प्लान्ड किस्म की कोई चीज़ हो रही है। खालिद से ले लेते हैं, खालिद से ले लेते हैं। पहले तो मैं ये जो दो ग्रुप हैं राणा साहब, इनकी वजाहत करना चाहता हूँ इनके बारे में। जो शफीक साहब जहांगीर तरीन ग्रुप और छीना ग्रुप, इन दोनों ग्रुपों की जो बुनियाद है, दोनों ग्रुपों की जो पार्लिमानी क़यादत है, जहांगीर तरीन ग्रुप के जो पार्लिमानी लीडर हैं सईद अकबर नवानी, शफीक साहब के दोस्त, इनका तल्लुक भी जिला बकर से, इनका तल्लुक भी जिला बकर से है। और जो छीना ग्रुप है उनके जो पार्लिमानी लीडर हैं, जो सरबराह हैं, वो भी गजनफर छीना साहब, उनका तल्लुक भी जो है वो बकर से है, और दोनों एक दूसरे के वहाँ सियासी मकामी सियासत में मुखालिफ हैं। और इसी वजह से कल जो जिस ग्रुप के सरबराह गजनफर छीना हैं, उन्होंने अपने इजलास में फैसला किया कि वो किसी सूरत भी जो है किसी गैर आइनी और गैर सियासी और पार्टी के खिलाफ किसी इक़दाम के खिलाफ वो नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी अपनी भी जो है वो सियासी एक दूसरे के मुखालफत इसमें नज़र आती है। और दूसरा राणा साहब मैं आपको बताऊं कि इस कालम के अंदर जो अंसार अब्बासी साहब ने कालम लिखा है, दरअसल वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो अदम इत्मीनान का खेल है, ये कोई इतना सादा खेल नहीं है। इसके पीछे जो है कई जो बैनुल-अक़वामी और कई किस्म की जो कुफ्ते हैं वो भी इसके पीछे नजर आती हैं, ताने बाने वहां पर भी जो है वो नजर आते हैं। और दूसरा शफीक साहब मैं आपको बताऊं कि अब इस वक्त जो लग रहा है 2-3 रोज से कि अपोजिशन को शायद PTI के अंदर कुछ मायूसी हुई है, अब उनका एकदम जो फोकस आ गया है वो फोकस आ गया है इत्तेहादियों पर, और उसमें हो सकता है कि शायद 63A का खौफ उनके अंदर जो है वो ज्यादा गालिब आया। देखिए बुनियादी बात तो उन्होंने ये की है, और ये हम रोज़ाना सारा दिन सियासी बहसें करते हैं मुख्तलिफ लोगों से, तो वहीं ये सवाल आता है कि यार इस पूरे खेल के पीछे कौन है जो इतनी ज़्यादा तेज़ी से अपोजिशन के अंदर ऑक्सीजन भरता है। और अभी तो हमें यकीन भी नहीं था कि तरीके पेश हो जाएगी, फौरी तौर पर पेश भी हो गई। तो लोग इसके ताने बाने कोई बैनुल-अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, कोई लोकल इस्टेब्लिशमेंट के साथ, कोई इस तरह से जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने भी यही बिल्कुल ठीक बात की है कि इतना आसान नहीं है कि ये सारे लोग जो एक दूसरे के खिलाफ भी थे फिर इकट्ठे हो गए, तो कोई है इनके खिलाफ। अब देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब से भी जब मैंने आप कल बताया था कि उन्होंने भी कहा कि कुछ बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर से और पाकिस्तान के बाहर से हुकूमत के ख़िलाफ़ कॉन्स्पायरेसीज़ के अंदर इंगेज है। अब वो लोग अपना खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका तोड़ जो है वो सियासी तौर पर प्राइम मिनिस्टर नहीं देना है जो वो इस वक्त देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो समझ आता है कि वो जो उन्होंने टाइटल दिया ना कि दिल नहीं मानता, ये दिल नहीं मानता कि इतना सादा खेल है, जितना सादा अंदाज से हमें दिखाने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे क्या है, कौन सा प्रेशर है, कौन उनकी पुष्ट पे खड़ा है, कौन उनके अंदर ऑक्सीजन की हवा भर रहा है, ये वो सवालात हैं जो अगले चंद दिनों के अंदर हम पूरी कौम हम के सामने आ राना साहब, ये जब भी अदम एतमाद आती है ना, हमने अपनी लाइफ में जो है तीन देखी है हमने, इसमें जो छीना झपटी ग्रुप ना, छीना ग्रुप, मीना ग्रुप, ये आ जाते हैं। एक मंजूर मौल हुआ करते थे पंजाब से, उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ था, तो ये ग्रुप आए जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो है वो मुझे सलमान की बात दिल को लगती है कि ये एक सियासी तमाशा है और उसका एंड जो है वो जो अपोजिशन चाह रही वो नहीं होगा। अब देखें, इन्होंने लिखा है कि अगर ताकत के जोर से निकाला गया हुकूमत को तो उसके संगीन नताज बरामद होंगे। अब ताकत का जोर का मतलब नहीं है कि कोई गन पॉइंट में निकालेगा। अगर किसी ने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया, अपना पैसा इस्तेमाल किया या कुछ और इदारों की तरफ से कुछ हुआ, तो फिर वो अपना वो चीज़ें जो है मुल्क के लिए नुकसानदेह होंगी। अब देखिए, जिस तरह हम कह रहे हैं कि भाई ये वो नोटों के बुरे खोल दिए, प्राइम मिनिस्टर ने 18 करोड़ 20 करोड़ कहा है, तो इसके पीछे कौन है? कोई तो है ना जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। तो ये मेरा ख्याल है ये मुस्लिम लीग नून की स्ट्रगल डे 1 से थी, पीपल्स पार्टी की स्ट्रगल डे 1 से थी कि हमें जो पीछे से रिमोट कंट्रोल होता है इसको रोकना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब वो क्योंकि अपना उनका फायदा है तो वो सारे अपने पुराना वो स्टैंड भूल गए, अब उसके पीछे लग पड़े। मेरा भी राय ये है कि जो सियासी मामलात हैं, जो जमहूरी मामलात हैं, वो पार्लियामेंट तय करे, ना कि कोई बाहर से। अच्छा इसार साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो डॉन ने अदारिया लिखा आज इस्टेब्लिशमेंट के रोल के ऊपर, एक तो बड़ा अच्छा ये हुआ शफीक साहब, पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों ने इस्टेब्लिशमेंट को एक करैक्टर सर्टिफिकेट जारी कर दिया है और कहा है कि जनाब इस वक्त तो सारे खेल में इस्टेब्लिशमेंट बड़ी न्यूट्रल है। बड़ी अच्छी बात है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ये फैसला भी मान लेंगे, जब फैसला आएगा वो भी उसमें न्यूट्रल होगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो इस वक्त अपोजिशन बहुत पुरअतमाद है कि जो इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, इसकी क्या वजह? तो देखिए, इसकी तरफ ही इशारा किया है अंसार अब्बासी साहब ने अपने कालम में। वो कहते हैं कि ये जो मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, फजलुर रहमान की जो ये मुलाकातें हैं, ये ऐसे लग रहा है कि किसी खेल का हिस्सा है, ठीक है ना। और वो ये कह रहे हैं कि अगर जो भी बात मैंने की थी जमहूरियत के हवाले से, कि अगर कोई ऐसा मिसहैप होता है जिसमें कोई जमहूरियत के अलावा कहीं से कुछ इस तरह की चीज़ें मैनेज होती हैं, तो वो उनका ये कहना है कि ये बात फिर साबित हो जाएगी कि सियासतदान एक दफ़ा फिर इस्तेमाल होंगे। और मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात में जो बहुत सारे सवालात एक आम आदमी के दिमाग में आते हैं, वो दिल नहीं मानता में अंसार अब्बासी साहब ने कवर किए। और डॉन का जो इदारिया है वो भी आलमोस्ट इसी हवाले से है। लेकिन चूंकि ये इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से है एंड ये बहुत हसास मामला है, तो मैं ये समझता हूँ कि वक्त आने पे खुद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जब रिजल्ट आएगा। लेकिन ये तय हो गया कि अपोजिशन इस बात को मान गई कि इमरान खान के पीछे वो वाली एस्टेब्लिशमेंट नहीं खड़ी हुई जो ये करार देते हैं कि जिसके साथ शायद हुकूमतें जो है। लेकिन एक डर बाकी है, अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी ना, तो इन्होंने कहना देखा एस्टेब्लिशमेंट फिर पीछे खड़ी है। बिल्कुल। राना साहब ये वो था ना अपना कि मुझे क्यों निकाला, एक नया स्लोगन आ रहा है, मुझे क्यों नाकाम बनाया। अब देखें, ये जैसे नाकाम होगी एक नया स्लोगन आ जाएगा, मैं क्यों नाकाम बनाया। सलमान साहब ने कहा है ना कि एस्टेब्लिशमेंट हमारे खिलाफ होगी, तो इस तरह के नारे आएंगे। बिल्कुल ठीक है। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है जी, और टॉप ट्रेंड था कांपे टांग रही हैं, तो ज़ुबान फिसल जाती है। बस आज मैं इस शेर पे इख्तिताम करूँगा कि तुम्हारा नाम लिखने की इजाज़त छिन गई जब से, मैं कोई भी लफ्ज़ लिखता हूँ तो कांपे टांग जाती हैं। अपना ख्याल रखिएगा और कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी।